हेलो नमस्कार बच्चों आज हम इंटरमीडिएट के फिजिक्स का द्वितीय भाग है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, उनको लेकर के आए हैं। कि हमारा मेन मकसद है जब भी एक भी चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन लिए जाएं जो पेपर में आएँ तो आप उसको अच्छे से कर ले जाएं। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से रिवीजन करते रहिए। जो हमारी पुरानी वीडियो हैं उनको भी आप देखिएगा। हम गारंटी दिलाते हैं आपको परीक्षा में इससे काफ़ी सहायता मिलेगी, आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। चलिए बेटा, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले देख लीजिए क्या कह रहा है। वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक क्रमशः 2/3 एवं 4/3 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। इन क्वेश्चन को करने से पहले जो जो मान दिया रहता है फिर उन मानों को आप निकालेंगे। देखिए हम कैसे आपको बताते हैं, फार्मूला लर्न करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं। कह रहा वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक निकालना है। बेटा आपको कुछ बातें हैं जो आपको दिमाग में बात रखनी है। जैसे इसमें जल कह रहा है तो जल का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, वाटर होता है। फिर इसके बाद बेटा वायु कह रहा है, वायु की इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं। और इसके बाद कांच, कांच को आप क्या बोलेंगे, ग्लास बोलते हैं। तो जी अगर कहीं आ जाए तो ये समझ लेना कांच की बात हो रही है, ए आ जाए तो समझ लीजिए वायु की बात हो रही है, डब्लू आ जाए तो समझ लेना आपको वाटर की बात हो रही है। इसके बाद अपवर्तनांक है, जो आपका अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक को किससे डिनोट करते हैं, अपवर्तनांक को हम ईटा से डिनोट करते हैं। तो चलिए बेटा, जो मान दिया रहता है उसमें कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का, मतलब पहला माध्यम हमारा वायु है, बाकी दूसरे माध्यम क्या है, कांच है एवं जल दिया गया है, का अपवर्तनांक ये दिया है। तो देखिए बेटा इसको बनाते कैसे हैं, दिया है आपको क्या कह रहा है वायु, तो वायु को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। आप यहाँ ए रखिए, फिर इसके बाद अपवर्तनांक वाला चिन्ह लगाइए। फिर कह रहा है किसका, कांच का, कांच को हम क्या करते हैं बेटा, ग्लास, तो यहाँ हम रखेंगे जी। तो इसका पहला मान कितना दिया गया है, 2/3 दिया गया, तो हम यहाँ रखेंगे 2/3। दूसरा क्या कह रहा है, वायु के ही सापेक्ष किसका बेटा, जल का, तो ये इसके बाद वायु यहाँ रखेंगे। अपवर्तनांक किसका बोल रहा है, जल का, जल को हम किससे डिनोट करते हैं, डब्लू से, तो यहाँ रखेंगे बेटा डब्लू। फिर इसका मान कितना दिया गया है, इसका मान दिया गया है 4/3। फिर क्या कह रहा है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमको ज्ञात करना है। तो किसका बेटा, जल के सापेक्ष, तो जल का मतलब क्या होता है, वाटर। अपवर्तनांक का साइन रखेंगे, किसका निकालना है, कांच का निकालना है, कांच का मतलब ग्लास, इसकी वैल्यू हमको निकालना है। तो हमारे हिसाब से आप कैसे मान की वैल्यू रखे जाता है, तो ये मान आप रखना आप ज़रूर से ज़रूर जान गए होंगे। तो अब हमको क्या करना है, अब कह रहा है इसकी वैल्यू निकालना है। तो हम आपको बताते हैं बेटा, इसका एक सिंपल सा फार्मूला है। लर्न हम बताएं ना, आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप देखिए और समझिए, आप अपने मन से कर ले जाएंगे। तो इसमें क्या करना है, जब भी हम इसकी वैल्यू निकालना है तो आप कुछ मत करिए, आप यहाँ भी अपवर्तनांक रखिए और यहाँ भी अपवर्तनांक रखिए। देखिए अगर जी पीछे आ रहा है तो हमें जी को क्या करना है, ऊपर लाना है। अगर कोई यहाँ पीछे वाला तो उसको हमें ऊपर लाना है, जो पहले दिया गया उसको हमें क्या करना है, नीचे लाना है। इसके बाद आप देखिए जो माध्यम में मान दिया रहा है उसको आप यहाँ रख लीजिए, तो ये ए हो जाएगा बेटा, यहाँ भी ए हो जाएगा। तो आप फार्मूला समझ गए होंगे। अगर आप फार्मूला लर्न करेंगे तो लर्न तो नहीं हो पाएगा, दिक्कत होगी। जैसे ही आपको जिसके बारे में पूछ रहा है तो जो पीछे दिया रहा है उसको आप पहले ऊपर रखिए, जो पहले दिया रहा है उसको आप नीचे रखिए। जो माध्यम आपका पहले दिया गया है दोनों में देखिए ए है, आप यहाँ ए रख दीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, मान रखना है, आप मान रख दीजिए। देखिए ANG मतलब वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कितना दिया गया बेटा, 2/3, तो आप यहाँ क्या रखेंगे, 2/3 रखेंगे। फिर अपान में दिया ए अपवर्तनांक किसका, डब्लू का, तो ए अपवर्तनांक डब्लू का मान कितना बेटा, 4/3, आप यहाँ रखेंगे 4/3। फिर हम क्या करते हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें क्या, जो सबसे नीचे होता है कहाँ पहुँच जाता है बेटा, ऊपर। तो ऊपर तो पहले से 2 रखा ये, अब इसका नीचे वाला भी पहुँच जाएगा ऊपर, आप यहाँ 3 ऊपर रखेंगे। इसके बाद ये दोनों मान नीचे रहेंगे, तो 3 × 4 कितना रहेगा, नीचे रहेगा। आप काट दीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 2 2 कितना हो गया, 4, 2 1 2। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना आ जाएगा बेटा, 1/2। यही आपका क्या आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं बेटा, सवाल देखने में लग रहा था
बहुत कठिन है पर है बहुत सिंपल सवाल। तो इस तरह के सवाल पेपर में आया करते हैं, तो इन सवालों को आप 1-2 बार रिवीजन करिएगा, फिर आपसे बनने लगेगा। तो इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए बेटा दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार सब आने वाले क्वेश्चन है। कह रहा है कांच से निर्मित एक पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन कोण का मान दिया है 4 डिग्री। प्रिज्म कोण आपको ज्ञात करना है, जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया गया है। तो सबसे पहले हम हर सवाल को लगाने से पहले बेटा क्या करते हैं, जो दिया रहता है उसको आप लिख लिया करें। ये लिखने से क्या हो जाता है, जो हमें जानकारी होती है उसको हम रख लेते हैं, फिर इसके बाद फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला इसमें फिट बैठता है। तो देखिए कांच से निर्मित पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन कोण का मान दिया गया है, मतलब आपको दिया गया है विचलन कोण। विचलन कोण को डिनोट करते हैं डेल्टा एम से बेटा। इसका मान कितना दिया है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। फिर कह रहा है प्रिज्म कोण आपको ज्ञात करना है, तो प्रिज्म कोण होता है हमारा, प्रिज्म कोण को डिनोट करते हैं ए से, ये हमको निकालना है। फिर इसके बाद क्या दिया गया बेटा, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक हमको दिया गया है, इनकी वैल्यू कितनी दी गई है, 1.5 दिया गया है। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि एन ए और डेल्टा एम से मिलाकर कौन सा फार्मूला बनता है। तो हम जानते हैं कि डेल्टा एम बराबर होता है n-1 इंटू क्या होता है बेटा, ए। तो ये फार्मूला से हम इस सवाल को देखिए, कोई भी रहे, अगर आपको विचलन कोण का मान नहीं पता है, प्रिज्म कोण का मान पता है, तब भी आप इन दोनों से इधर उधर करके मान निकाल सकते हैं। पेपर में अभी इसमें क्या दिया गया है, इसमें पूछ रहा है प्रिज्म कोण ए की वैल्यू पूछ रहा है, पेपर में हो सकता है इसका मान पूछ ले, तो आपको इस फार्मूले को ज़रूर से ज़रूर लर्न करना है। बहुत बाकी सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं बेटा पेपर के दृष्टि से। तो डेल्टा एम की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 दिया गया है, आप 4 डिग्री रखिए, बराबर एन की वैल्यू कितनी है, 1.5 माइनस के कितना हो गया, 1, ये हो गया आपका ए। हमें वैल्यू निकालना, इसको मैं 1.5 से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट ए आ जाएगा, इंटू कितना हो गया, ए हो गया बेटा, बराबर में कितना हो गया, 4। अब मैं ए की वैल्यू निकालूंगा तो ए बराबर ये आपका 4 आ जाएगा, ये इधर आया कितने हो जाएगा, बटे में 5 आ जाएगा। डेसिमल हम हटाएंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा। आप भाग करेंगे तो 5 अट्ठे कितना होता है, 40। तो ए बराबर कितना हो गया, 8 डिग्री। तो ये किसका मान हो गया बेटा, ये आपका हो गया प्रिज्म कोण का मान हो गया। देख रहे हैं बेटा, सवाल जब आप लगाएंगे तो ये सारे सवाल आपसे भी अच्छे से बनने लगेंगे। तो इन सारे सवालों को अच्छे से देख के जाइए। छोटे छोटे सवाल ही बच्चे काफ़ी गलत करते हैं पेपर में, तो आपको ऐसा करना है, इनका अच्छे से रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद ही ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए बेटा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। कह रहा है एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 डायोप्टर है, जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तो अभिदर्शक व नेत्रिका के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होती है। दोनों लेंसों की फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है, मतलब अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी भी आपको बताना है और नेत्रिका लेंस की भी फोकस दूरी आपको बताना है। तो सबसे पहले इसमें भी जो दिया है बेटा उसको आप रख लीजिए। क्या कह रहा है, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी दी, 9 डायोप्टर दिया गया है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जो दिया रहता है, क्या दिया है इसमें, आवर्धन क्षमता। तो ये दिया गया है बेटा आवर्धन क्षमता एम की वैल्यू दी गई है 9 डायोप्टर। फिर इसके कह रहा है जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तो अभिदर्शक व नेत्रिका के बीच की दूरी, अभिदर्शक और नेत्रिका के बीच की दूरी क्या होती है बेटा, बीच की दूरी L बराबर कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है, 20 सेंट। तो दोनों लेंसों की फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है। अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी भी ज्ञात करना है और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है। अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी ये हमको निकालना है। फिर इसके बाद नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी भी निकालना है।
लेंस की फोकस दूरी हमको निकालना है। ये बेटा हमको निकालना है। देखिए बेटा, आवर्धन क्षमता 9 का उत्तर दिया गया। बीच की दूरी एल का मान 20 सेंटीमीटर है। अब दर्शक लेंस की फोकस दूरी f0 हमको निकालना है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी भी हमको निकालना है। चलिए आगे देखते हैं। हम जानते हैं आवर्धन क्षमता m बराबर होता है माइनस का f0 बटे में fe। f0 क्या है? अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, और fe क्या है? नेत्र का लेंस की फोकस दूरी। तो इसका मान कितना दिया गया है? 9 दिया गया, आप 9 रखिए। f0 की वैल्यू हमको नहीं दिया गया है और fe की वैल्यू भी हमको नहीं दिया गया। दूरी हरदम क्या होती है? पॉजिटिव होती है, इसलिए ये हट गया है माइनस। तो हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9fe बराबर में कितना हो गया बेटा? f0 हो गया। तो ये समीकरण नंबर हमारा कौन सा हो गया? 1। इसके बाद जो दोनों लेंसों के बीच की दूरी होती है L बराबर होता है FO प्लस का FE। L की वैल्यू कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर, आप 20 रखेंगे। F0 को देखिए, F0 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9FE लिख सकता हूँ। तो इसको मैं क्या लिखूँगा? 9FE प्लस ये आपका FE हो गया है। इसको हम रखेंगे समीकरण 1 से। तो 9 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10FE बराबर हो गया कितना? 20। तो FE बराबर हो गया 20 बटे में कितना हो गया? 10। डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 सेंटीमीटर आ गया FE, मतलब नेत्र का लेंस की फोकस दूरी कितनी हो गई बेटा? 2 सेंटीमीटर। अब हम इसका FE का मान किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 1 से। तो अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी आ जाएगी, आप लिख लेंगे यहाँ FE का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए कितना दिया गया? 9FE है, तो आप यहाँ 9 रखिए। FE का मान कितना दिया गया है? यहाँ से देखिए बेटा 2 है, तो आप यहाँ 2 रखिए, बराबर हो गया F0। तो 9 दून कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर। ये हो गया F0। तो अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी कितनी हो गई? 18 सेंटीमीटर। इसको आप लिख सकते हैं अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी बेटा कितनी? 18 सेंटीमीटर। और नेत्र का लेंस की फोकस दूरी, नेत्र का लेंस की फोकस दूरी हो जाए कितना बेटा? 2 सेंटीमीटर। देख रहे हैं बेटा, ये सारे सवाल परीक्षा के दृष्टि से जो आने वाली परीक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको 2-4 बार रिवीजन करके जाइए। आगे की जैसे ही कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर के आएँ। आप हमारे पुराने वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।